हेलो डियर स्टूडेंट, ब्लैक बुक रिवीजन में आपका स्वागत है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज एमबीआई, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। आज बात करते हैं, देखिए प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में मैंने बात किया था कि व्हाट इज प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब होता है बेसिक सेट ऑफ रूल, और जो आपके वेरिएशन देख रहे थे आप और हेरिडिटी देख रहे थे, जो बेसिस था भैया ये आपका इनहेरिटेंस वाज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। इनहेरिटेंस क्या था? द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस था अनुवांशिकता को जो जन्म देता है, तो उसका क्या बेसिस है, आधार क्या है? दैट इज बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर, यानी समथिंग इज हिडन इन योर मॉलिक्यूलर लेवल दैट एक्सप्रेस इन द जेनेटिक लेवल। तो ऐसा क्या छिपा हुआ है मॉलिक्यूलर लेवल पे जो इनहेरिटेंस कराता है? इसी की बात जैसे आप देखते थे प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट में बताया था, जब 8000 से 1000 बीसी ह्यूमन न्यू दैट समथिंग इज हिडन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट ट्रांसमिट द कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी। क्या था वो? क्या था? वही चैप्टर आज डील करेगा, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, देखिए अब 1 घंटे के अंदर इतना बड़े चैप्टर को, तो अगर ऑनेस्ट आप पूछा जाए, ऑनेस्ट बात पूछी जाए तो पॉसिबल नहीं होता। कम से कम 7 से 8 लेक्चर ईमानदारी से 1.5-2 घंटे पूरे लगातार पढ़ाने पे जो है होता है, क्योंकि भाई मैंने भी पढ़ा, मैंने भी प्रिपरेशन किया, सब कुछ पता है रियलिटी। फिर भी क्या है कि आपको अगर आपने एक बार पढ़ा है और इसको आप पढ़ते हैं तो एज इट इज आपके सवाल निकलेंगे, मतलब एज इट इज। अगर इतना पता, मतलब इतना तो मस्ट ही पता, इतना अगर नहीं पता तो फिर एमबीआई आपने पढ़ा ही नहीं। ठीक है, और अगर आप अपने प्रिपरेशन को जज कर सकते हैं, देखिए मेरे साथ एक एक लाइन पे बने रहिए, और अगर आपको जल्दी जल्दी चीजें आसानी समझ में आती है, यानी ठीक है, यू आर गुड। 85-90% आपने पूरा प्रिपरेशन किया। और अगर जो चीजें नहीं याद करने लायक है, मतलब याद करने लायक, वो तो याद कर ही लेंगे आप। ठीक है, और फिर 100 क्वेश्चन के साथ हम लोग करते ही खेलते ही हैं एकदम, एक एक चीज पोस्टमार्टम ऑफ एनसीईआरटी। ठीक है, तो आइए लेट अस स्टार्ट एमबीआई, दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। व्हाट वाज डीएनए? डीएनए क्या था? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। मैंने बताया था बायोमॉलिक्यूल्स में डीएनए ये क्या होते हैं? पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, यानी यहां पे बात करना पॉलीमर ऑफ डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। डीऑक्सी क्यों कहा? क्योंकि इसका जो शुगर है वो डीऑक्सीराइबो शुगर से मिलकर बना है, इसलिए डीएनए। ठीक है, क्या होता है डीएनए के अंदर? जैसे न्यूक्लिक एसिड के अंदर क्या होता है, आपका पूरा कोई भी पॉलीमर किसी मोनोमर से मिलकर बना होता है। तो ये किससे मिलकर बना है? न्यूक्लियोटाइड से। अब न्यूक्लियोटाइड किसके मिलकर बनता है? तो आपको पता है कि नाइट्रोजनस बेस में जब आप शुगर मिला देते हैं, अब शुगर कैसी है? अगर डीएनए बना रहे हैं तो डीऑक्सीराइबोस शुगर, आरएनए है तो राइबोस शुगर, प्लस फॉस्फेट ग्रुप मिला देते हैं। इसी पूरे कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कि ये न्यूक्लियोटाइड बन गया है। ये क्या बन गया है? ये बन गया है न्यूक्लियोटाइड। क्या? न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड is a monomer of polymer that is nucleic acid, DNA, deoxyribonucleic acid। सबसे पहली बार माइस्चर, फ्रेडरिक माइस्चर नाम के साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया एक पस सेल में। केमिकल सब्सटेंस था, उन्होंने नाम इसका न्यूक्लियन दिया, बाद में न्यूक्लिक एसिड पड़ गया। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर। नाइट्रोजनस बेस क्या होंगे? 2 प्रकार के नाइट्रोजनस बेस आपको पढ़ाया मैंने, प्यूरिन एंड नेक्स्ट वन इज अ पिरामिडिन। प्यूरिन में क्या आता है? एडेनिन, गुआनिन। पिरामिडिन में आता है थायमिन, साइटोसिन एंड यूरासिल। यूरासिल फाउंड इन आरएनए एंड थायमिन इज फाउंड एक्सक्लूसिवली इन डीएनए। ठीक है, ये और ये वेरी करेंगे, यानी डीएनए में थायमिन पाया जाएगा और उसके प्लेस में आपका यूरेसिल पाया जाएगा आरएनए के अंदर। ठीक है, और पिरामिडिन कैसी होती है आपकी? पिरामिडिन मैंने बताया था डबल रिंग होती है। अब एक्चुअली अभी इसको बताते हैं अच्छे से, आप यहाँ देख लीजिए। जो प्यूरिन होती है वो डबल रिंग होती है, प्यूरिन डबल रिंग होती है, और पिरामिडिन जो होती है वो सिंगल रिंग होती है। अब पिरामिडिन सिंगल रिंग होती है तो बेटा इसमें बना किसके बना होता है? 2 नाइट्रोजनस बेस प्लस 4 कार्बन से मिलकर बना होगा। आप इससे पहचान लेना, 2 नाइट्रोजन 4 कार्बन यानी पिरामिडिन है। और अगर प्यूरिन है और ये पिरामिडिन आपकी मोनो रिंग होती है, सिंगल रिंग होती है, और इसमें बाई रिंग या डबल रिंग की होती है। ये आपको स्ट्रक्चर पहचानने में बहुत मदद करेगा। मैंने क्वेश्चन करके दिखाया था कि भैया आपको नहीं भी पता कि एडेनिन का स्ट्रक्चर है कि गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन, यूरासिल, किसका स्ट्रक्चर आपको नहीं पता, आपको रिंग के फॉर्म में बना दिया। अब डबल रिंग है तो तुरंत हटा दो, एडेनिन, गुआनिन है, बाकी नहीं होगा थायमिन, साइटोसिन। इसी तरह 50% आपका ऑप्शन कट जाता है। ठीक है, डबल रिंग होती है प्यूरिन और पिरामिडिन होती है मोनो रिंग। ठीक है, पिरामिडिन में क्या होता है? 2 नाइट्रोजन प्लस 4 कार्बन साथ में, यानी पिरामिडिन की रिंग का जो स्ट्रक्चर है वो तो प्यूरिन के अंदर होगा, यानी पिरामिडिन रिंग साथ में होगी प्लस इमिडाजोल की रिंग होगी। क्या? अगर पिरामिडिन में, यानी इस पिरामिडिन में 2 नाइट्रोजन 4 कार्बन के अंदर हम इमिडाजोल की रिंग को जोड़ दें, समझिएगा, इमिडाजोल की रिंग को जोड़ दें तो ये बन जाता है आपका पिरामिडिन। अब इमिडाजोल की रिंग में क्या होता है? इसमें होते हैं आपके 2 नाइट्रोजन प्लस 3 कार्बन। ठीक है, 2 नाइट्रोजन प्लस 3 कार्बन, यानी वी कैन से दैट इन प्यूरिन आपका 2 नाइट्रोजन तो ये वाले हो गए,
प्लस 2 नाइट्रोजन, 4 नाइट्रोजन होंगे, ठीक है। इसलिए आप इस तरह पहचान सकते हैं। जैसे पूछता है स्ट्रक्चर, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे चल लेते हैं, देख लेते हैं अच्छे से। जैसे आपसे पूछता है ये स्ट्रक्चर किसका है, ये स्ट्रक्चर किसका है, ये। अब यहाँ पे अरे यार थोड़ा सा रखो, जो क्या हो गया, NH, ये हो गया NH, यहाँ पे लगा है ये। अब ये बताइए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए भैया ये प्यूरीन है कि पिरामिडीन है, प्यूरीन है कि पिरामिडीन है। तो बताओ बच्चा, ये मोनो रिंग है कि डबल रिंग है, बाई रिंग। तो भैया सिंगल रिंग है, तो पहली बार प्यूरीन तो कट गया, यानी एडेनिन और गुआनिन अगर ऑप्शन में दिया है तो मैं इसको काट दूंगा, तुरंत इसको देखूंगा इन्हें क्या है। फिर थायमिन, साइटोसिन, यूरासिल पे आऊंगा, तो देखूंगा कि इन्हीं 3 में से कोई ऑप्शन होगा जो हो इस पे होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ से प्रूफ हो रही कि पिरामिडीन के अंदर 2 नाइट्रोजन 4 कार्बन। आइए देखते हैं 2 नाइट्रोजन है क्या, 1 नाइट्रोजन प्लस 2 नाइट्रोजन, ऐसे कभी नहीं पढ़ा होगा किताबों में आपने। आज तो पिरामिडीन प्यूरिन खत्म ही कर दो जीवन में। देखो एक बायोमॉलिक्यूल में भी है, यहाँ भी है, केमिस्ट्री में भी है यार, सब में पढ़ते रहो। तो यहाँ पे देखो 1 2 नाइट्रोजन प्लस 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन, तो यानी 2 नाइट्रोजन 4 कार्बन, जाहिर सी बात है पिरामिडीन है। अब क्या हो सकती है, तो बच्चा याद रखना, जब डबल ऑक्सीजन से रिंग होती है, 2 NH ग्रुप प्लस डबल ऑक्सीजन, तो ये होता है यूरासिल। अब रट गया स्ट्रक्चर यूरासिल का। अब अगर पिरामिडीन में भी पहचाना तो मैं बता दूंगा भैया दिस इज अ यूरासिल, ठीक है। पिरामिडीन में ये क्या है, यूरासिल है, यानी आपका फिर थायमिन और साइटोसिन कट गया, यानी यूरासिल। आप एक आंसर में पहुंच गए। यानी अगर इसके अलावा आंसर दिए तो मैं ये लूंगा कि यूरासिल नहीं लूंगा। जैसे मैं फंस गया स्ट्रक्चर में कि पिरामिडीन है कि प्यूरिन है, तो मैंने इससे निकाल लिया भैया प्यूरिन नहीं पिरामिडीन है। अब 4 ऑप्शन में लिखा था एडेनिन, गुआनिन, थायमिन और आपका साइटोसिन, तो मुझे पता है ये यूरासिल का स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे अगर मान लो एक स्ट्रक्चर एक ऑप्शन देता यूरासिल तो मैं लगा देता। लेकिन अगर ये स्ट्रक्चर नहीं है, कोई और है, मुझे पता है ये स्ट्रक्चर मुझे याद हो गया, तो ठीक है, तो मैं यूरासिल नहीं लगाऊंगा। यानी एडेनिन गुआनिन पहले से कट गया था, यूरासिल ये चीज नहीं थी, मतलब ये दूसरा स्ट्रक्चर था आपके मतलब जो भी पेपर में है, यानी यूरासिल था नहीं, तो मैं यूरासिल काट दूंगा क्योंकि 2 ऑक्सीजन देखूंगा तभी यूरासिल होगा। और यूरासिल भी नहीं, एडेनिन गुआनिन इसलिए नहीं कि डबल रिंग नहीं है। तो चारों ऑप्शन, आपको थायमिन का स्ट्रक्चर पता भी नहीं, आपने फिर से लगा दिया कि ये थायमिन है, ठीक है। इस तरह आप पहचान सकते हैं। और एक अच्छा ट्रिक बताता हूं थायमिन को पहचानने के लिए। थायमिन कैसे पहचानोगे बच्चा, 5 मेथिल यूरासिल को ही थायमिन कहते हैं। क्या कहते हैं, फिर से समझते हैं। 5 मेथिल यूरासिल बड़ा होगा क्या, अभी नहीं होगा। 5 मेथिल यूरासिल, 5 मेथिल यूरासिल लिख लो कहीं। 5 मेथिल यूरासिल यानी 5वें पोजीशन में यूरासिल के मेथिल ग्रुप लगा दिया जाए तो वो थायमिन हो जाता है। देखिए 5वां पोजीशन यहां से गिनिए, 1 कार्बन 2 कार्बन 3, दिस इज 4 दिस इज 5, यानी यहाँ पे मेथिल ग्रुप लगा है। यानी अब ये स्ट्रक्चर कैसा हो गया, अभी तक तो यूरासिल था लेकिन अब ये बच्चा यूरासिल नहीं, ये आपका हो गया, ये हो गया आपका थायमिन। क्या हो गया, थायमिन। थियामिन नहीं बे, विटामिन होती थियामिन, ठीक है। विटामिन B1 थियामिन, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, तो इसलिए थायमिन और थियामिन ध्यान देना, ठीक है, लपेट दे तुमको स्पेलिंग में ही, ठीक है। तो ये देखो पूरा यूरासिल था, लेकिन यहाँ 5वें पोजीशन पे 5वें का कार्बन पे मेथिल लगने की वजह से 5 मेथिल यूरासिल, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ थायमिन। अगर यूरासिल पता हो गया तो मैं थायमिन पता हो गया। अगर ये दोनों स्ट्रक्चर रहेगा तो तुम पिरामिडीन के अंदर लगा देना, और प्यूरिन हो ही नहीं सकता क्योंकि सिंगल रिंग। अब कैसे पहचानोगे, इससे ज्यादा है क्या बता सकते क्वेश्चन। कल हम लोग इसका प्रैक्टिस करेंगे तो देखते हैं एप्लीकेबल होता है। तो 5 मेथिल यूरासिल कहेगा कि यूरासिल इज अ कॉमन इन आरएनए, बात सही है, यूरासिल कॉमन होता है आरएनए में। तो कहेगा कि आपसे ये बताइए 5 मेथिल यूरासिल इज कॉमन इन डीएनए और नॉट। तो आपका दिमाग सोचेगा यार यूरासिल तो आरएनए में पाया जाता है, डीएनए में तो थायमिन होता है, तो हम ये क्यों लगाया यूरासिल, दिस इज वेरी अनकॉमन इन डीएनए। आप तुरंत इस स्टेटमेंट को गलत मानेंगे, लेकिन आपको ये नहीं पता कि 5 मेथिल यूरासिल का ही दूसरा नाम होता है भैया, थायमिन का ही ये दूसरा नाम है 5 मेथिल यूरासिल, इसलिए दिस इज अ कॉमन इन डीएनए। अब सही है क्योंकि यूरासिल अकेले पकड़ के भड़बड़ा नहीं जाना है, ठीक है, 5 मेथिल यूरासिल, इसलिए इसमें टाइम लगा क्योंकि स्ट्रक्चर से और इससे आ जाता है क्वेश्चन। तो फ्रेडरिक माइस्टर ने न्यूक्लियन नाम के केमिकल को डिस्कवर किया, न्यूक्लियस के अंदर केमिकल था नेगेटिवली चार्ज, इसलिए उसका नाम न्यूक्लियन पड़ा। किसमें देखा, पस सेल में देखा, ठीक है। और इसको रब करता हूं, डिस्कवरी डेट याद रखिएगा, लिखा होगा शायद इसमें, नहीं लिखा, 1869 होता है, लिखा होगा, ये लिखा 1869, ठीक, ये है 1869 में ही हुआ था डिस्कवरी। पढ़ लेते हैं पूरा। डीएनए वाज द फर्स्ट आइडेंटिकल डिस्कवर्ड बाय फ्रेडरिक माइस्टर इन एट वाज नेम्ड एज न्यूक्लियस, दिस वाज केमिकल सब्सटेंस था
इट वाज केमिकल सब्सटेंस निगेटिवली चार्ज था, यहाँ लिख लेना, निगेटिवली चार्ज था और साथ में याद रखिए बच्चा निगेटिवली चार्ज था और इसका नाम न्यूक्लियन किस में देखा था? फर्स्ट डिस्कवर्ड इन फर्स्ट सेल में इसे देखा गया था। इट्स ऑल अबाउट योर फर्स्ट लाइन दैट इज न्यूक्लियन। इसके बारे में पहले एक्सप्लेन कर दिया, पूरा इलेबोरेट कर दिया। अब आइए भैया देखते हैं कि डीएनए में भी सिंगल स्टैंडर्ड में भी डबल स्टैंडर्ड, ठीक है। स्ट्रैंड अगर एक है तो सिंगल, डबल है तो ये कोई बात नहीं। डबल स्टैंड डीएनए कौन कौन से होता है? डीएस डीएनए, बैक्टीरियोफेज, लैम्डा, इसेर्सिया कोलाई, ई कोलाई। एंड सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है आपका 5174 बैक्टीरियोफेज दैट अफेक्ट बैक्टीरिया, दैट इज कॉल्ड बैक्टीरियोफेज। आप बहुत पढ़ते हैं अच्छे से, ठीक है। इसमें हमें याद रखना बेस पेयरिंग में कितने पाए जाते हैं। तो अगर 48,502 आपका है बैक्टीरियोफेज लैम्डा का, इसेर्सिया कोलाई के 4.6 × 10⁻⁶ बेस पेयर। अब ऐसे नहीं याद होगा, आइए देखते हैं। बैक्टीरिया देखिए बच्चा यहाँ पे याद रखना, ये डबल स्टैंडर्ड के सारे डीएनए हैं लेकिन सर्कुलर होते हैं कि लीनियर, ये बात याद रखिए। तो ये बैक्टीरियोफेज लैम्डा में डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए होता है, यानी ऐसे होगा। इसेर्सिया कोलाई में सर्कुलर डीएनए होता है लेकिन डबल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। ह्यूमन में स्टैंडर्ड डबल होता है, लीनियर होता है, यानी हमें यहाँ पे डीएनए के साथ साथ यहाँ पे ये बताना चाहिए डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है लेकिन सर्कुलर की लीनियर, दो प्रकार का होता है। भैया लीनियर है कि सर्कुलर है ये तो बताओ। तो बैक्टीरियोफेज लैम्डा जो होता है पहला वाला बच्चे, ये लीनियर डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर होता है, डबल स्टैंडर्ड लीनियर होता है। इसेर्सिया कोलाई जो होता है वो डबल स्टैंडर्ड के साथ साथ आपका सर्कुलर यहाँ पे लिखते हैं, लिख लेना अपने में, आ जाता फंस जाओगे। डबल स्टैंडर्ड तो याद भूल गए, लीनियर सर्कुलर में। तो डबल स्टैंडर्ड लीनियर बैक्टीरियोफेज लैम्डा, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर इसेर्सिया कोलाई। और आपको पता है डबल स्टैंडर्ड लीनियर आपका ह्यूमन का केस है, डीएस डीएनए तो लिखा ही है, यहाँ पे आप लीनियर जोड़ लो तो लीनियर, ये हो गया आपका ह्यूमन। अब एसएस डीएनए है, अब लीनियर है कि आपका, ये आप बताइए 5174 लीनियर होगा कि आपका सर्कुलर? तो बच्चा याद रखना 5174 बैक्टीरियोफेज आपका सर्कुलर डीएनए होता है और इसमें जो है डबल स्टैंड नहीं सिंगल स्टैंड है, इसलिए इसमें ऐसे नहीं करेंगे आप, ठीक है। ऐसे नहीं, डबल स्टैंड नहीं बनाएंगे, सर्कुलर बनाएंगे। यहाँ पे सर्कुलर में देखिए डबल स्टैंड बनाया था। तो बच्चा जब बात सिंगल स्टैंड की होती है तो वहां पे आप कैसे काउंट करेंगे? उसमें बेस पेयर में काउंट करेंगे। न्यूक्लियोटाइड को आप बेस पेयर में नहीं काउंट करेंगे, न्यूक्लियोटाइड डायरेक्टली नाइट्रोजनस बेस और पूरा वो कंप्लीट मतलब न्यूक्लियोटाइड पे देखेंगे। और यहाँ पे देखिए सब में बेस पेयर में जो आपका डबल स्टैंडर्ड है उसको काउंट करते हैं आप ये आपके पूरे बेस पेयर से, और यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड से। क्यों? क्योंकि वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, एक ही धागा है उसमें। तो समझ पाए, 5386 न्यूक्लियोटाइड है किसमें? 5174 में, बैक्टीरियोफेज लैम्डा में 48,502, इसेर्सिया कोलाई में 4.6 × 10⁻⁶। यहाँ लिखता हूँ, अब ये रफ करता हूँ, इसको याद करना। 4.6 याद हो जाएगा यार, दो बार लिखो मेरे साथ। देखो इसेर्सिया कोलाई का क्या होता है? 4.6 यहाँ लिख दो, 4.6 ह्यूमन के सामने 4.6 × 10⁻⁶ बेस पेयर होता है, ठीक है। 10⁻⁶ बेस पेयर, ठीक है। उसी के बाद आपका ह्यूमन का याद रखना 6.6 × 10⁻⁹ बेस पेयर, और ये याद रखना इसका 3.3 × 10⁻⁹ भी लिखा रहता है ह्यूमन का, ठीक। 3.3 × 10⁻⁹ बेस पेयर, ये हैप्लॉइड कंटेंट का है, यानी जीनोमिक डीएनए का कंटेंट जो होगा, यानी याद रखना 3.3 है आपका हैप्लॉइड। अगर पूछ लिया हैप्लॉइड में तो याद रखे हो 6.6 कैसे होगा यार, ऐसे नहीं, इतना आंख बंद कर नहीं रखते। हैप्लॉइड कंटेंट होता है आपका 3.3 × 10⁻⁹, इसका मल्टीप्लाई कर दो 2 से, यानी 6.6 × 10⁻⁹ बेस पेयर आता है आपका। ये डबल स्टैंडर्ड मतलब डिप्लॉइड कंटेंट का, ये डिप्लॉइड वाला लिखा है। आपके स्पर्म और ओवा यानी गैमेट सेल को छोड़ के बॉडी में मोस्ट ऑफ द सेल कैसे हैं? डिप्लॉइड हैं, और उनका 2n होता है, यानी 2n का कंटेंट जो है 6.6 है, और हैप्लॉइड कंटेंट है स्पर्म और ओवा में जो है तो 3.3 × 10⁻⁹ है, और 5174 में 5386 न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। याद रखिए, बस खत्म। आइए आगे बढ़िए। क्लियर? ये टेबल याद होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड हैज अ 3 कंपोनेंट, अभी बताया बार बार कि न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट होंगे। कौन कौन लिखा होगा उसमें देखते जाओ। नाइट्रोजनस बेस लिखा होगा, एक पेंटोज शुगर लिखा होगा, राइबोज होगी या डीऑक्सीराइबोज होगी, और साथ में एक फॉस्फेट PO4- ग्रुप लगा होगा। देखिए नाइट्रोजनस बेस एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, यूरासिल दैट इज प्यूरिन एंड पिरामिडिन। पेंटोज शुगर में भी राइबोज
इन केस ऑफ, देखना राइबोज इन केस ऑफ आरएनए, आरएनए लिखा होगा आगे देखो, ये देखो आरएनए लिखा, एंड डीऑक्सीराइबोज फॉर डीएनए, ठीक है, एंड अ फॉस्फेट ग्रुप PO4-। आइए देयर इज टू नाइट्रोजनस बेस, दो प्रकार के नाइट्रोजन अभी पढ़ाया था, प्यूरिन होते हैं एडेनिन गुआनिन, एंड पायरामिडीन होते हैं आपके थायमिन साइटोसिन एंड यूरासिल। ये देखिए थायमिन साइटोसिन एंड यूरासिल, यूरासिल थायमिन का 5 मेथिल यूरासिल दूसरा नाम है, अभी लिखाया था तो बार बार नहीं लिखते, आइए आगे बढ़िए। थायमिन इज आल्सो कॉल्ड, ये लिखा हुआ है 5 मेथिल यूरासिल, ठीक है, अ नाइट्रोजनस बेस इज लिंक्ड टू द OH ग्रुप, हाँ ये काम का है। आइए अब यहां से आपको हम बताते हैं, वहां तक तो सब कुछ बता दिया था, ठीक बच्चा। जैसे आपका क्या है, ये पेंटोज शुगर है, ये आपकी पेंटोज शुगर है, ठीक, ये पेंटोज शुगर है, इसमें अब H और OH लगा लो, ठीक, यहाँ CH2OH, एक कार्बन रिंग से बाहर होता है CH2OH, यहाँ H, यहाँ भी OH और यहाँ भी H। अब इसमें पलटी मार दो बच्चा, इसको पलट दो, H OH H OH, यहाँ नीचे होता है। दिस इज योर फर्स्ट कार्बन, दिस इज योर फर्स्ट कार्बन, दिस इज योर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, यहाँ पे है पांचवा कार्बन, यहाँ पे है CH2OH बाहर है रिंग के, ठीक। तो कह रहे हैं नंबरिंग अच्छे से दिख रही है, 1 2 3 4 5 ऐसे लगाते जाओ। ये किसका है, ये तो पेंटोज शुगर हुई, 5 कार्बन की शुगर है, इसलिए पेंटोज शुगर है, पेंटोज शुगर तो है, लेकिन ये राइबोज वाली है कि डीऑक्सीराइबोज वाली है, बताओ बच्चा, राइबोज है कि डीऑक्सीराइबोज? आपका आंसर एकदम सही है, ये राइबोज शुगर है। क्यों? क्योंकि भैया जो डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोज होती है, यानी सेकंड पोजीशन पे 2-डीऑक्सीराइबोज कहना ज्यादा अच्छा है, यानी सेकंड पोजीशन में अगर मैं ऑक्सीजन को निकाल दूंगा, ये ऑक्सीजन की रिमूवल हो जाती है, डी का मतलब होता है रिमूवल, जैसे डीहाइड्रोजिनेशन, ठीक है, हाइड्रोजन का डिहाइड्रेशन, वाटर का रिमूवल, किसी चीज का निकलना यानी डी लगता है, डी अमीनेशन, अमीन का निकलना, डी अमीनेशन, डी का मतलब होता है रिमूवल इन द केस ऑफ साइंस, तो डी ऑक्सी यानी ऑक्सीजन का निकलना, तो यहां से ऑक्सीजन निकल जाएगा और यहाँ पे आपका बचेगा H के साथ केवल H बचता है। ये आपकी ये कौन सी शुगर होगी बच्चा? ये शुगर हो गई अब डीऑक्सीराइबोज, और स्पेशली बोलो तो 2-डीऑक्सी हो गई, यानी डी मतलब रिमूवल, ऑक्सी का मतलब ऑक्सी ग्रुप, सेकंड पोजीशन में रिमूवल हो गया ऑक्सीजन ग्रुप का 2-डीऑक्सीराइबोज शुगर, 2-डीऑक्सीराइबोज शुगर, ठीक, ये समझ गए इतना, ये पेंटोज शुगर। अब बच्चा कहोगे पेंटोज शुगर तो बना दिया आपने, ठीक, अब इसमें मैं अगर नाइट्रोजनस बेस को ला दूं, नाइट्रोजनस बेस है एडेनिन गुआनिन थायमिन साइटोसिन यूरासिल नाइट्रोजनस बेस, और कहीं से फॉस्फेट ग्रुप का इंतजाम हो जाए तो आपका कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा, और अगर ये 2-डीऑक्सीराइबोज शुगर वाली है तो डीएनए का न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा, यानी इसका एक मोनोमर बन गया और इससे बहुत सारे जोड़ दो तो पॉलीमर बन जाएगा, यानी डीएनए आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। आइए देख लेते हैं, 2-डीऑक्सीराइबोज शुगर है ये, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, पहले पोजीशन पे मुझे लगाना है, पहले पोजीशन पे पेंटोज शुगर के मुझे लगाना क्या लगाना है, नाइट्रोजनस बेस। देखो 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 तो यही लाइन समझाने के लिए तो इतना झाम किए, नाइट्रोजनस बेस इज लिंक्ड, थोड़ा सा बड़ा कर देगा, बड़ा नहीं होगा रफ हो जाएगा, देखो पढ़ रहा हूँ मैं, नाइट्रोजनस बेस इज लिंक्ड टू द OH ऑफ फर्स्ट, यहाँ का OH ये है फर्स्ट कार्बन से, यहाँ पे जुड़ेगा आके थ्रू एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज टू फॉर्म न्यूक्लियोसाइड। पहले हम शुगर के अंदर बेस लगा के इसको न्यूक्लियोसाइड बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ यानी इस ये वाले पोजीशन से यहाँ पे H हटता है और यहाँ पे आपका नाइट्रोजनस बेस जुड़ता है, नाइट्रोजनस में भी एडेनिन गुआनिन थायमिन साइटोसिन यूरासिल। अब यहाँ पे डीएनए लिए यूरासिल तो नहीं होगा, बाकी सब हो सकता है। नाइट्रोजनस बेस उठा लिया, अब नाइट्रोजनस बेस के साथ आपको क्या करना है, पांचवें पोजीशन पे, ये पांचवा पोजीशन आपका पांचवा कार्बन ये दिख रहा है, इस कार्बन पे आप फॉस्फेट ग्रुप लगाएंगे, P डबल बॉन्ड O O O O, यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये आपका क्या बन गया, पूरा कंप्लीट अब बन गया न्यूक्लियोटाइड, ठीक बच्चा। अभी तक क्या था, मैं फॉस्फेट ग्रुप को हटा दूं, अगर मैं फॉस्फेट ग्रुप को हटा देता हूं, यानी इतना चैम्बर यानी इतना ग्रुप, ये आपका पेंटोज शुगर और प्लस नाइट्रोजनस बेस, ये जितना ब्लैक से है, ब्लैक ऑक्यूपाइड रीजन क्या है, न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोसाइड है, ठीक है आपका। और जो कंप्लीट स्ट्रक्चर यहां से यहां तक का है रेड से,
ये कंप्लीट, यानी आपका न्यूक्लियोसाइड को भी ले लो और फॉस्फेट ग्रुप को भी ले लो, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है आपका न्यूक्लियोटाइड का। तो अपन किताब में इसे बना के प्रैक्टिस कर लो, कहीं भी नहीं फंसोगे यार। न्यूक्लियोटाइड हो गया। तो भैया पेंटोज शुगर में नाइट्रोजनस बेस पहले वाले कार्बन पोजीशन पे जोड़ना है बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, क्योंकि शुगर से रिलेटेड है ग्लाइकोस का टर्म का मतलब ही होता है ग्रीक में शुगर, ठीक है। तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से, और यहाँ पे जब जुड़ेगा तो फास्फोईस्टर से, डाईस्टर नहीं, अभी जब दूसरा चेन बनेगा तब डाईस्टर बनेगा, फास्फोईस्टर लिंकेज से आपका फॉस्फेट ग्रुप जुड़ गया। आइए पढ़ते देखते हैं। नाइट्रोजन लिंक टू OH ग्रुप ऑफ पहला कार्बन, ठीक है, पेंटोज शुगर थ्रू N ग्लाइकोसिडिक लिंकेज टू फॉर्म न्यूक्लियोसाइड, यानी ये ब्लैक वाला पोर्शन आपका न्यूक्लियोसाइड है यहां तक। उसके बाद आइए, व्हेन अ फॉस्फेट ग्रुप इज लिंक्ड टू OH, आप पांचवा कार्बन, यहां का पांचवा कार्बन से इसलिए पूरी लेबलिंग दिखाई थी, आप न्यूक्लियोसाइड थ्रू द फॉस्फोईस्टर लिंकेज, देखो यहां डाईस्टर लिखा है, फॉस्फोईस्टर लिंकेज नहीं लिखा ना, क्यों? क्योंकि फास्फोडाइस्टर जब इसको पूरा बराबर करते चलेंगे, निकालेंगे, यानी एक हमें अगली चेन बनानी होगी, तब दो डबल होंगे और ईस्टर लग जाएगा, यानी डाईस्टर हो जाएगा। सिमिलरली एट अदर एंड ऑफ द पॉलीमर द शुगर हैज अ 3OH फ्री ग्रुप व्हिच इज रिफर्ड टू एज 3' एंड ऑफ पॉलीमर। इसी तरह कह रहा है कि सिमिलरली शुगर के पास तीसरा एंड जो है, तीसरा एंड फ्री है, पहला कार्बन ये हो गया, दूसरा तीसरा कार्बन जो इसका फ्री है वो 3' ग्रुप कहलाएगा, यानी 3' एंड कहलाएगा। 2 न्यूक्लियोटाइड लिंक टू 3' to 5' फास्फोडाइस्टर लिंकेज। देखो अगर दो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ना है तो 3' 5', अब इसको रफ करता हूं मैं, 3' to 5' पोजीशन पे आपको जोड़ना पड़ेगा, 3' to 5' पे जोड़ना पड़ेगा, उसे फास्फोडाइस्टर लिंकेज कहेंगे। देखो यहाँ पर नाम डाइस्टर लिखा होगा, तो सीधा पूछ लेता है 3 to 5 प्राइम फास्फोडाइस्टर लिंकेज, और यहाँ पे जो पहला बार बनाया था फास्फोईस्टर था, याद रखना। और नाइट्रोजनस बेस के पहले कार्बन से, मतलब आपके शुगर के पहले कार्बन से जब आपका नाइट्रोजन बेस लगा था उसे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, बताया था कि डीएनए इज अ पॉलीमर जो मिलके बना होता है न्यूक्लियोटाइड से। डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, यानी यहाँ डीऑक्सीराइबोस शुगर यूज हुई है, बस इस तरह आरएनए में राइबोस शुगर होगी, दैट्स ऑल। और बताया था डीएनए की जो सेकंड पोजीशन में OH को हटा, O ऑक्सीजन को हटा दिया था, उसी ऑक्सीजन को लगा देना, वो डीएनए का स्ट्रक्चर बन जाएगा। दैट इज साइलेंट फीचर ऑफ डीएनए। देखो यहाँ बेसिकली जो मैंने बायोमॉलिक्यूलर पढ़ा था कि डीएनए में भी डजन्स ऑफ अल्फाबेट इनके नाम पे पढ़े, दर्जनों हैं, ABCD के नाम पढ़े, जो मोस्ट कॉमन BDNA पढ़ते हैं, ठीक है। द साइलेंट फीचर ऑफ डीएनए, इट इज मेड ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन वेदर बैकबोन इज कंस्टिट्यूटेड बाय द शुगर फॉस्फेट एंड बेस प्रोजेक्ट इनसाइड। अब याद रखो, आपको पता है बच्चा कि न्यूक्लियोटाइड के अंदर हमारे क्या क्या होते हैं, शुगर होता है, फॉस्फेट होता है, नाइट्रोजनस बेस होते हैं। कितनी बार बोलो यार, तुम्हें याद होना चाहिए। तो उसमें क्या होता है कि बैकबोन जो कंस्टिट्यूटेड होती है शुगर फॉस्फेट की, और जो बेस होता है वो इनसाइड होता है, यानी जो बेस को छोड़ के, बेस पेयर को छोड़ के, यानी आपकी शुगर और फॉस्फेट वाली प्रोजेक्टेड इनसाइड होती है, और बेस पेयर प्रोजेक्टेड आउटसाइड होती है, और आपका बेस पेयर प्रोजेक्टेड इनसाइड। इट इज मेड ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन वेदर बैकबोन इज कंस्टिट्यूटेड बाय द शुगर फॉस्फेट एंड बेस प्रोजेक्टेड इनसाइड, ठीक है, बेस अंदर होते हैं। 2 चेन आर एंटी पैरेलल पोलैरिटी, मींस वन चेन इज 5 to 3 एंड नेक्स्ट वन इज 3' to 5'। आपको फास्फोडाइस्टर बना है तो 3' to 5। द बेस इनटू स्ट्रैंड आर पेयर्ड थ्रू द हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है बेस पेयरिंग के बीच में, ठीक है। एडेनिन फॉर्म 2 हाइड्रोजन AT के साथ कंबाइन करता है। यहाँ पे थोड़ा सा चारगाफ रूल बताऊंगा, व्हाट इज चारगाफ रूल, एक सेकंड देख लो, कहाँ गया यार, ये है, थोड़ा सा बड़ा करते हैं, ये व्हाट इज चारगाफ रूल। चारग्राफ रूल इज ओनली एप्लीकेबल इन डबल स्टैंडर्ड डीएनए। पहले तो ये बैठा लो दिमाग में, चारग्राफ रूल पढ़े होगे, चारग्राफ रूल, चारग्राफ वाज अ साइंटिस्ट, इनका नियम क्या था, चारग्राफ रूल एप्लीकेबल टू डबल स्टैंडर्ड डीएनए, एप्लीकेबल यानी सिंगल स्टैंडर्ड पे ये कहानी लगेगी नहीं, एप्लीकेबल टू डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है। क्या होता है चारग्राफ रूल, कहते हैं प्यूरीन इक्वल टू, एक एक उठाते हैं आपको सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ, कॉम्प्लेक्स आई नहीं कुछ है, प्यूरीन इक्वल टू आई है यहाँ पे, प्यूरीन इक्वल टू पिरामिडीन, पिरामिडीन, ठीक। प्यूरीन में क्या आता है, एडेनिन और गुआनिन होता है, ये इक्वल होता है थाइमिन, साइटोसिन, अलग अलग लिख रहा हूँ, पेयरिंग की बात नहीं चल रही,
यूरासिल, ये इसके बराबर होता है। अब कहते हैं कि होता क्या एक्चुअली, तो इसको यहाँ पे आ जाओ, AT के साथ कंबाइन करता है, AT अपॉन GC के साथ करता है, AT अपॉन GC यानी A प्लस T अपॉन G प्लस C इक्वल टू कॉन्स्टेंट आना चाहिए। क्या आना चाहिए? इक्वल टू 1 यानी कॉन्स्टेंट आना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो चार ग्राफ रूल को फॉलो कर रहा है। AT अपॉन GC इक्वल टू C, तो एडेनिन थाइमिन के साथ बाइंड करेगा, AT डबल बॉन्ड के साथ करता है थाइमिन के साथ, और गुआनिन ट्रिपल बॉन्ड के साथ करता है आपका साइटोसिन के साथ। तो एडेनिन डबल बॉन्ड एंड गुआनिन साइटोसिन का ट्रिपल बॉन्ड, दिस इज चार ग्राफ रूल। हाँ, चार ग्राफ रूल का नियम पता हो गया। प्यूरिन इक्वल टू पिरामिड, AT अपॉन GC कांस्टेंट होना चाहिए रेशियो, ठीक। और अगर देखो प्रोकैरियोटिक का केस है, प्रोकैरियोटिक डीएनए, तो ये लेस देन 1 आएगा इसका वैल्यू, यानी 1 नहीं, लेस देन 1 आएगा। और अगर ये यूकैरियोटिक का केस है, चार ग्राफ की वैल्यू मोर देन 1 आएगी। याद रखिए, ये बात याद रखिए, प्रोकैरियोटिक मोर देन 1, लेस देन 1, AT GC कांस्टेंट है। दिस इज योर चार ग्राफ रूल एप्लीकेबल टू डबल स्टैंडर्ड डीएनए। अब इसमें कुछ भी दिया होगा, इसका कांस्टेंट वैल्यू है। जैसे कहेगा कि एक क्वेश्चन हम लोग बहुत कॉमन है करते हैं, जैसे आपको एक बताता हूँ, आपके PYQ में भरे पड़े सवाल हैं, देख लेना, और हो सकता है कल हम लोग डिस्कस करेंगे, तो उसमें कोई भी आएगा तो एक्सप्लेन करूंगा। कहेगा थाइमिन भैया हमारा 30% है, और कहेगा थाइमिन 30% है, और एडेनिन हमारा आपका 20% है। तो बताइए व्हाट इज द रेशियो ऑफ साइटोसिन। साइटोसिन का मान लो पूछे, कुछ भी पूछ दे, तो आपको पता है बच्चा कि 100% हमें टोटल लाना है। एडेनिन बाइंड करेगा थाइमिन, AT जो है थाइमिन के साथ बाइंड करेगा, और GC जो है नहीं, यहाँ पे इसको डेटा बदलना पड़ेगा, T है, तो एडेनिन यहाँ पे आप ले लो, गुआनिन है आपका 20%। तो हमें बताइए C कितना होगा। तो आपको पता है थाइमिन अगर 30% है तो एडेनिन के साथ ये बाइंड किया होगा, यानी 30% एडेनिन भी हुआ होगा। तो 30% एडेनिन, 30% आपका थाइमिन, यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 60% ये ले गए। अब गुआनिन 20% है तो साइटोसिन पूछा है तो 20% ये हो गया, यानी टोटल जोड़ दिए 100 आ गया। दैट्स ऑल। ऐसे क्वेश्चन कल करेंगे हम लोग। तो रब करता हूँ, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। चार ग्राफ रूल, वही चार ग्राफ रूल की लाइन लिखी थी इसलिए एक्सप्लेन करना पड़ा। देखिए आइए क्या लिखा था कि एडेनिन फॉर्म 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, अभी बताया A एडेनिन, इसके साथ डबल T एडेनिन फॉर्म 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। थाइमिन ऑपोजिट स्ट्रैंड फॉर्म गुआनिन 3 हाइड्रोजन, गुआनिन फॉर्म 3 हाइड्रोजन विद साइटोसिन G ट्रिपल बॉन्ड के साथ C। ये है आपका एडेनिन गुआनिन थाइमिन साइटोसिन, यानी प्यूरिन इक्वल टू पिरामिडिन, AT GC का रेशियो कांस्टेंट होना चाहिए इक्वल टू 1, दैट इज चार ग्राफ रूल। ऑलवेज प्यूरिन कम्स अपोजिट टू पायरामिडिन, कह रहा है प्यूरिन के साथ अपोजिट में पायरामिडिन आता है। देखो जरा, एडेनिन प्यूरिन है और थाइमिन पायरामिडिन है, यानी इसके अपोजिट में आया, यानी प्यूरिन कम्स अपोजिट टू पायरामिडिन, एकदम प्रूव्ड है। आइए आगे बढ़िए। द टू चेन ऑफ क्या कह रहा है, ऑलवेज प्यूरिन कम, ठीक है। द टू चेन आर कॉइल्ड इन अ रिंग हैंडेड राइट हैंडेड फैशन में, दो चेन जो है लगे। तो पिच ऑफ द हेलिक्स याद रखना 3.4 नैनोमीटर होती है। 10 पेस पेयर होते हैं, उसको डिवाइड बाई 10 कर दोगे तो एक पिच का आ जाएगा, यानी 3.4 को कर दो तो 0.34 नैनोमीटर आता है डिस्टेंस बिटवीन दो सीढ़ियों के बीच का डिस्टेंस, दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस। देखो लिखा है यहाँ पे, अरे यार, डिस्टेंस बिटवीन अ बेस पेयर, एक बेस पेयर के अप्रोक्सीमेटली होती है 0.34 नैनोमीटर, और पिच होती है जो 3.4 नैनोमीटर। तो याद रखना, पिच का पूछे साइड 3.4 नैनोमीटर, और बेस पेयर का डिस्टेंस बिटवीन अब बेस पेयर पूछे तो 0.34 नैनोमीटर। आपको ये याद रखना है, ठीक है। आइए बढ़िए। पैकिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, पैकिंग ऑफ डीएनए इज अ नेगेटिवली चार्ज हाइड्रोफिलिक, बताया था कि नेगेटिवली चार्ज है, कैसा है, नेगेटिवली चार्ज, पॉजिटिवली नहीं, नेगेटिवली चार्ज है, एसिडिक मीडियम है, हाइड्रोफिलिक है, यानी हाइड्रोफिलिक है, इसलिए लिपिड्स कैसा होगा, लाइपोफोबिक होगा। हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज होती है, बेसिक होती है। हिस्टोन प्रोटीन कितने प्रकार की होती है बच्चा, हिस्टोन आपकी 5 है टोटल, H1 हिस्टोन, ठीक है यार, लिख लो यार, तुम कुछ भी नहीं छोड़ो यार, कुछ भी पूछ लिया जाए आ जाएगा आपको। H1, H2A, H2B, H3, H4, कितनी हुई, 5 हो गई, 1 2 3 4 5। तो देख लेना, H2 में 2 है, H2A, H2B, H3, H4। H1 does not participate in formation of हिस्टोन ऑक्टामर, ऑक्टामर में जब बनना होता है तो H1 पार्टिसिपेट नहीं करता, ये याद रखिए, नॉट पार्टिसिपेट, H1 डज नॉट पार्टिसिपेट
इन द फॉर्मेशन ऑफ हिस्टोन ऑक्टामर। H1 H2 H3 H4 होती हैं, जबकि H1 जो है पार्टिसिपेट नहीं करता है। हिस्टोन आर रिच इन बेसिक अमीनो एसिड, इसलिए ओवरऑल इसका नेचर बेसिक होता है आपका हिस्टोन प्रोटीन का। और इसमें कौन कौन सी होती है, लाइसिन और आर्जिनिन भर भर के होती है। ठीक, कौन कौन सी रेजिड्यू होती है, लाइसिन एंड आर्जिनिन। लेंथ ऑफ डीएनए, मैमल डीएनए का लेंथ का साइज कितना 2.2 मीटर होता है। लेंथ ऑफ इकोलाई डीएनए 1.36 नैनोमीटर। सोचो इतना बड़ा डीएनए होता है, जैसे आपने बचपन में आपके घर में बीसीआर और वो सब पहले जो कैसेट वाले चलते थे गाने बजते थे, ऐसे उसका होता था पूरा ऐसे चौड़ी कैसेट होती तो उसको लगाते थे फिर बजता था, तो उसके अंदर एक रील हुआ करती थी ब्लैक कलर की टेप जैसे रील, वो इस पे बहुत तेजी से लगी होती थी और उसको खोल देते थे तो बहुत लंबा, मतलब 2.2 मीटर तो आराम से हो जाती थी। तो जब हम लोग छोटे थे तो उसको कैसेट को तोड़ के उसी रील को निकालने के लिए पूरी कैसेट तोड़ दिया जाता था। ठीक, तो आपने किया होगा। लेंथ ऑफ डीएनए सोचिए इसी तरह इतना स्मॉल साइज होता है न्यूक्लियस का और उसमें 2.2 मीटर धागा फिट करना है। 2.2 मीटर धागा, सोचिए 2.2 मीटर होता है यार, 1 मीटर में सोचो कपड़े बन जाते हैं। 2.2 मीटर धागे को आपको इतनी छोटी सी जगह में, न्यूक्लियस की एकदम छोटी सी जगह में आपको फिट करना होता है। तो सोचिए उसकी कॉइलिंग कितनी तगड़ी होती होगी। हिस्टीन इसीलिए कॉइलिंग होती है। एक पूरा कॉइल हो जाता है हिस्टोन ऑक्टामर में, एक कंप्लीट होता है और दूसरा आधा रहता है, यानी दूसरा कंप्लीट नहीं होता और वो फिर दूसरे से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो इसी तरह कई सारे हिस्टोन बन के हिस्टोन ऑक्टामर बनाते हैं। ठीक है, और बीड लाइक स्ट्रिंग दिखाई देता है। जब माइक्रोस्कोप से आप देखेंगे तो हिस्टोन ऑक्टामर दिखाएगा बीड ऑन स्ट्रिंग। बीड मतलब मोतियां, तार में जैसे किसी ने मोतियां पिरो दी हैं, इसीलिए बीड लाइक स्ट्रिंग स्ट्रक्चर किसका दिखता है, आपका न्यूक्लियोसोम का दिखता है। ये पूछा सीधा सवाल, बीड ऑन स्ट्रिंग इज ए स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसोम। तो वह लेंथ ऑफ इक्वल डीएनए 1.36 mm और ये मिलीमीटर का होता है और ये 2.2 मीटर का होता है। न्यूक्लियोसोम कंटेन 200 बेस पेयर, कितने 200 बेस पेयर होते हैं डीएनए हेलिक्स के अंदर। ठीक है, हिस्टोन कंटेन पूरा न्यूक्लियोसोम यानी पूरा वो हिस्टोन ऑक्टामर के साथ जो जुड़ा है। हिस्टोन आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म अ यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल। देखो बताया था 8 मॉलिक्यूल, इसीलिए ऑक्टामर कहेंगे, अभी लिखा होगा आगे। इसका हिस्टोन ऑक्टामर लिख दिया, बता दिया आपको। The negatively charged DNA is wrapped around the positively charged histone octamer to form a structure called nucleosome। बताया था कि नेगेटिव डीएनए को पूरा रैप करते हैं भैया, 2.2 मीटर धागे को एक छोटी जगह में रखना, रैप करके रखते हैं। A typical nucleosome contain 200 बेस पेयर ऑफ, न्यूक्लियोसोम के अंदर कितने बेस पेयर होते हैं डीएनए हेलिक्स के, 200 बेस पेयर, याद रखिएगा। A typical nucleosome contain 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए हेलिक्स, याद रखना, सीधा सवाल छपेगा। न्यूक्लियोसोम constitute the रिपीटिंग यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस कॉल्ड क्रोमैटिन। क्रोमैटिन थ्रेड होगा, इसका रिपीटिंग यूनिट से मिलकर बना होगा। लाइक स्टैंड कलर्ड, कलर का मतलब होता है क्रोमा, क्रोमा का मतलब ही होता है कलर, तो कलर बॉडी होगी। सीन इन न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के अंदर है। न्यूक्लियोसोम इन क्रोमैटिन आर सीन एज बीड ऑन स्ट्रिंग। बताया था किसी ने स्ट्रिंग यानी तार में मोतियों को पिरो दिया हो, इसीलिए उसे कहते हैं बीड्स ऑन स्ट्रिंग। ठीक है, ये हो गया। इसमें देखना से मोतियों जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इसीलिए इसका नाम पड़ा बीड ऑन स्ट्रिंग ऑन व्हेन व्यू ऑन माइक्रोस्कोप। लिखा आगे व्हेन व्यूड अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ईएम में देखते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी किसने की थी, नॉल एंड रस्कर 1950s। ठीक, हाँ, 2 प्रकार के क्रोमैटिन मिलेंगे आपको, यू क्रोमैटिन एंड हेटेरोक्रोमैटिन। यू मतलब ट्रू क्रोमैटिन यानी यही आपके एक्टिव होंगे और ये आपके हेटेरोक्रोमैटिन नॉन एक्टिव होंगे, याद रखना, इनएक्टिव होंगे। तो यू क्रोमैटिन टिपिकल न्यूक्लियस के अंदर सम रीजन ऑफ क्रोमैटिन आर लूजली पैक्ड। कैसा, जो यू क्रोमैटिन होगा, हमेशा याद रखना बच्चा, यू क्रोमैटिन जो होता है वो लूजली पैक्ड होगा और ये फंक्शनल होगा। लूजली पैक्ड होगा और वो वाला भी टाइटली पैक्ड। अभी कंपैरिजन दिखाता हूं। स्टेन्ड लाइट, और इसकी स्टेनिंग कैसी होगी, लाइट स्टेन्ड होगी एंड आर रिफर्ड टू एज ए यू क्रोमैटिन, इसलिए इसे यू कहते हैं। और यू क्रोमैटिन इज सेड टू बी ट्रांसक्रिप्शनल, यानी ट्रांसक्रिप्शन में भाग लेगा, यानी प्रोटीन के सेल से ट्रांसक्रिप्शन का होता है, डीएनए से आरएनए का बनाना ट्रांसक्रिप्शन, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन यानी आरएनए से डीएनए का बना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। फिर हम ट्रांसक्रिप्शन के बाद उससे प्रोटीन बनवा लें, ट्रांसलेशन कहलाता है। यूक्रोमैटिन इज सेड टू बी ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। ये देखो लिखा एक्टिव, कौन वाली एक्टिव, तो आपका यूक्रोमैटिन देखो 3 चीज इसमें याद रखना। यूक्रोमैटिन में स्टेन्ड लाइट, यानी इसकी जो रंगाई होगी, स्टेनिंग होगी, वो लाइटली होगी। और कैसे बाउंड होंगे, लूजली, देखो लिखा था लूजली पैक्ड होंगे। पहली बात लूजली पैक्ड, स्टेन्ड लाइट, और तीसरा ये एक्टिव होंगे। ठीक, आइए आगे नेक्स्ट वन। अब इसी का अपोजिट मार दो। टिपिकल सम ऑफ द रीजन ऑफ क्रोमैटिन आर टाइटली पैक्ड, यानी ये किसकी बात चल रही है, अब हेट्रो की। अभी वहां लिखा होगा, दिखाते हैं।
यानी टाइटली पैक्ड है हेट्रोक्रोमैटिन। अब क्यों रटते रहते हो यार, इसी का उल्टा मारो, टाइटली पैक्ड डार्क स्टेन्ड, यानी स्टेन लाइट था तो स्टेन डार्क, किसकी फीचर है, हेट्रोक्रोमैटिन। रिफर टू एज ए हेट्रोक्रोमैटिन। हेट्रोक्रोमैटिन इज सेड टू बी ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव क्रोमैटिन। कैसी, यहाँ पे इनएक्टिव लग जाएगा, यानी वो पार्टिसिपेट नहीं करेगी, इनएक्टिव रहेगी। आइए पढ़ लेते, क्या यही लिखा है, ये देखिए सारी लाइनें वही लिखी है। द क्रोमैटिन आर सेड टू बी डेंसली पैक्ड, मैंने बताया था लाइटली नहीं, डेंसली पैक्ड है। स्टेन डार्क, ये देखो लिखा है स्टेन डार्क, हेट्रोक्रोमैटिन का है, और हेट्रोक्रोमैटिन इनएक्टिव, बस खत्म हो गया आपका। तो यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन याद आ गया हो। Eukaryote DNA is held with some protein that have a positively charged and region termed to the nucleoid, but in eukaryote this organization is much more complex। कह रहा भैया भाई यूकैरियोट झंड है, उसमें कम कॉम्प्लेक्स होगा, और यूकैरियोट ट्रूकैरियोट मतलब यूकैरियोट में कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है, जाहिर सी बात है। ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट, देखिए आफ्टर द वर्क ऑफ ग्रीगर जॉन मेंडल इन 1900 के आसपास, 1900 के दशक के बाद, जब उसी से पहले निपट गए बेचारे मेंडल और 3 साइंटिस्ट कार्ल कोलिन वॉन सेमार एंड ह्यूगो डे वेरिस, जब उनके काम की रीडिस्कवरी करी, तो उसके बाद यानी 1920 के आसपास से ये बहुत होड़ मच गई कि व्हाट वाज द जेनेटिक मटेरियल, या व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल है क्या, इसकी बहुत खोज शुरू हो गई। तो उसी को प्रूव करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट है, यानी 1920 के बाद, यानी 1920 के बाद 1928 में एक ऐसे साइंटिस्ट आए, यानी 1928 में ऐसे साइंटिस्ट आए जिन्होंने शुरुआत करी, मतलब एक ऑफिशियल तरीके से, खोज तो पहले होने लगी, ऑफिशियल तरीके से एक एक्सपेरिमेंट आया दैट वाज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, जिसमें ये बताया गया कि समथिंग इज हिडन, कुछ तो है जो ट्रांसफॉर्म कर दे रहा है पूरे आपके सिस्टम को, यानी वही है जो एक जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। यानी जेनेटिक मटेरियल को पता किया गया, ट्रांसफॉर्मिंग अभी प्रूव नहीं हुआ, यानी वोकल प्रूफ आपके हर्षा चेज एक्सपेरिमेंट से आएगा, वो आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे देखो पहले लिखा है कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल परफॉर्म बाय ग्रिफिथ 1928 में, किसने दिया, 1928 में। बताया था 1920 के बाद खोज बहुत तेजी से चल गई, 1900 में तो उनका रीडिस्कवरी हुआ मेंडलिज्म का। परफॉर्म बाय ग्रिफिथ 1920। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया उठाया था, एक बैक्टीरिया थी, ठीक है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग निमोनिया। निमोनोकोकस इसी का नाम है, पे कोकस एक वो होती है, अब स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया इसका नाम था। इसके 2 स्ट्रेन थी, एक एस स्ट्रेन थी, एक आर स्ट्रेन थी। तो याद रखना बच्चा, एस स्ट्रेन को कहते हैं, जो एस स्ट्रेन उठाई थी उन्होंने वो थी यस थर्ड, ये याद रखिए, स्ट्रेन यस थर्ड, और आर में आर सेकेंड उठाया था, कुछ रहा होगा नोमेनक्लेचर, इतना जान लो, आर सेकेंड यस थर्ड। अब आर को रफ क्यों कहा और यस को स्मूथ क्यों कहा, नाम बता रहा, यस फॉर स्मूथ, आर फॉर रफ। वाई, स्मूथ के पास एक कवरिंग थी, एक जिलेटिनियस एक कवरिंग थी, स्मूथ शाइनी कॉलोनी थी जो वायरुलेंट थी, यानी पॉइजनस थी, और एक रफ के पास ऐसी कोई कवरिंग ही नहीं थी, यानी ये कैप्सुलेटेड थी। वी कैन से दैट इन इजी लैंग्वेज, दैट इज यस वाज कैप्सुलेटेड एंड आर वाज नॉट कैप्सुलेटेड, ठीक है, नॉट कैप्सुलेटेड। अब क्या है, अब लिया भैया, अब कहा कि अब चूहिया का इंतजाम करो, ये स्ट्रेन तैयार हो गया, सिरंज तैयार हो गया, सिरंज उठा लिए, सिरंज बना दो यार, ऐसे सिरंज बनाया जाता है, ठीक है, जानवरों को लगाने में। सिरंज तैयार हुआ और ये स्ट्रेन उठाया गया। अब कहें भैया इंजेक्ट करना है हमें किसके अंदर, माइस के अंदर, चूहिया को उठाए, चूहिया के अंदर एस स्ट्रेन वाला इंजेक्ट मार दिए, स्मूथ स्ट्रेन वाला देखे चूहिया निपट गई। क्या स्मूथ स्ट्रेन वाली में, क्योंकि वो बताया अभी स्मूथ में क्या है, कैप्सुलेटेड है, उसमें कुछ खोल पाए जा रही है, वो क्या है, वो क्या है जान ले, वो है वायरुलेंट है, वो चूहिया की डेथ करा दी। देखो आगे लिखा होगा, इंजेक्ट के अंदर ऐसे स्ट्रेन डाई करते हैं तो मर जाती है चूहिया। इंजेक्ट इनटू द माइस, माइस डाई, माइस चारों पैर ऊपर, यानी यस स्ट्रेन को भरकर इस इंजेक्शन में लगाया गया, इंजेक्शन में भर के लगाया गया इस स्ट्रेन को, तो चूहिया का चारों पाया ऊपर, ये मर गई, इसका पूंछ तो बना दो, चूहिया निपट गई, माइस डाई। अब कहा गया आर स्ट्रेन उठाए, यही सिरंज में इन्होंने आर स्ट्रेन उठाया, इतना मोटा नोक रहेगा सिरंज ऐसे, अभी उठाया तो देखा कि माइस, चूहिया तो मरी नहीं, ये वाली चूहिया तो जिंदा है, ये वाली चूहिया
इसका पूंछ एकदम टनाटन और चूहिया एकदम खुश। चूहिया नहीं लग रही, ठीक है यार मान लो चूहिया एकदम जिंदा, कछुआ लग रहा है, ठीक है। आर स्ट्रेन वाला माइस जो है वो जिंदा और एस स्ट्रेन वाला मर गया। तो आपको एक तो पता होगा कि भैया यस वाला वायरुलेंट है और आर वाला नॉन वायरुलेंट। अब आइए एक्सपेरिमेंट के मुद्दे पर। अब कह रहे हैं कि एस स्ट्रेन को हम हीट किल्ड करा दें, यानी जो इसके अंदर जो कैप्सूलवा है, ये कैप्सुलेटर जो मार रहा है इसको, इसी को हम लोग क्या कर दें, हीट किल्ड कर दें, यानी इतना इसको डीनेचर्ड कर दें कि मारने लायक बचे ना। तो अब उठाता है हीट किल्ड एस स्ट्रेन को, यहाँ लिखा होगा शायद, क्या लिखा है 20 सेकंड लाइन बाद में पढ़ दे, तुम्हें बताते हैं। एस स्ट्रेन के बाद हीट किल्ड में आ जाओ, यहाँ आ जाओ। एस स्ट्रेन को हीट किल्ड यानी गर्म करके इंजेक्ट किया। अब की बात देखना माइस मरेगा नहीं, क्यों? क्योंकि इसका जो वायलेंट पार्ट था आप उसको डीनेचर्ड कर दिए हैं। बताया था कि यार हाई टेम्परेचर में किसी प्रोटीन या किसी ऑर्गेनिक मटेरियल को खत्म कर देना डीनेचुरेशन कहलाता है। एस स्ट्रेन को आपने डीनेचुरेशन करा दिया, देखो लिखा होगा एस स्ट्रेन को माइस आप डीनेचर कर दिया तो माइस जो है मरी नहीं, जिंदा है, ठीक है। और जब एस स्ट्रेन में हीट किल्ड के साथ आर स्ट्रेन को डाला, देखो आर स्ट्रेन वाली, रफ स्ट्रेन वाली तो पहले से कुछ नहीं करा रही थी बेचारी, इसमें तो जिंदा थी, अभी ऊपर एक्सपेरिमेंट में प्रूव हुआ जिंदा थी। अब हीट किल्ड वाली भी, सॉरी आर स्ट्रेन के बारे में बता रहे थे, यहाँ लिखा है आर स्ट्रेन वाले में वैसे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता था, जिंदा रहती थी, और एस स्ट्रेन में मर जाती थी, लेकिन जब हीट कर दिए तो मरी नहीं, हीट किल्ड कर दी तो मरी नहीं। तो ऐसा कहा गया भैया कि हीट किल्ड में मरी नहीं उसको उठा लो, और आर में मरती नहीं तब उठा लो, दोनों को मिला दो, अब लगाओ। तो ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि चूहिया बच जानी चाहिए, क्यों? क्योंकि रफ स्ट्रेन वाली कुछ करती नहीं और हीट किल्ड करा के हमने उसको कुछ करने लायक छोड़ा नहीं। इस दोनों कंडीशन के बाद ऐसा होना चाहिए कि बचना चाहिए, लेकिन इस बार देखना चूहिया निपट गई। इंजेक्ट इनटू माइस, माइस डाई, आपके सामने भी आएगा माइस डाई, ये देखो क्यों डाई हो गया। माइस डाई इसलिए हो गया भैया कि अब की बार क्या हुआ, समथिंग इज ट्रांसफॉर्म, कुछ ट्रांसफॉर्म हुआ है। क्या ट्रांसफॉर्म हुआ है? यही तो एक्सपेरिमेंट में पता किया गया भैया, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। जो यस स्ट्रेन में था वो ट्रांसफॉर्म हो गया आर स्ट्रेन में, यानी अब ट्रांसफॉर्म हो गए यस वाले, या जो रफ वाले थे वो कैप्सुलेटेड हो गए और वायलेंट हो गए, और अब की बार लगाया गया तो चूहिया मर गई। और जब माइस के अंदर देखा गया था ना, तो माइस के लंग्स में भैया निमोनिया हो गई थी, जिसके कारण वो मर गई थी। बहुत सारे बैक्टीरिया एज इट इज लाइक दिखे माइस के अंदर से, चीर फाड़ के निकाला गया तो माइस के अंदर दिखे। जब ये कहानी लगा हीट किल्ड करके और रफ स्ट्रेन को लगाने के बाद भी मर गई, बच गई। तो ओवरऑल इसका फिर से करते हैं रिव्यू। देखो रफ स्ट्रेन वाला मारता नहीं क्योंकि उसमें कोई कुछ पाया नहीं जाता, वायलेंट नहीं होती है। स्मूथ वाले के अंदर स्मूथ कॉलोनी होती है, जो वायलेंट होती है उसको लगाने में मार जाता है। अब ऐसा किया है साइंटिस्ट ने कि एक बार दोनों को लगाया तो स्मूथ वाली मर गई, रफ वाले में नहीं मरी। फिर कहा कि हीट किल्ड कर देते हैं स्मूथ वाले को, स्मूथ वाले को मारने वाले केमिकल को ही मार देते हैं। तो लगाया तो भाई बच गई। भाई जाहिर सी बात है, जब जहर से किसी भी जहरीले से ऑर्गेनिज्म से जहर निकाल दोगे तो काम का नहीं बचेगा, तो वो किसी को काटेगा तो मरेगा ही नहीं। तो ठीक है नहीं मरा। लेकिन अब की बार कहा रफ वाले को उठा लो, कुछ करता नहीं, और यस स्ट्रेन जो हीट किल्ड था वो भी कुछ करता नहीं, उसको उठा के मिक्स कर दो और अब लगा दो। लेकिन ऐसा क्या हुआ, ट्रांसफॉर्म हो गया, समथिंग वाज ट्रांसफॉर्म, और उसी को कहा भैया इट इज जेनेटिक मटेरियल दैट ट्रांसफॉर्म। और ये 3 बीकर लिया गया और इसमें जो है यही आपका यस स्ट्रेन के साथ डाला गया। एक बार प्रोटीएज डाला गया, प्रोटीएज बताया था कि एज कहीं लग जाए, एंजाइम, प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम प्रोटीएज कहलाता है। यानी अब की बात प्रोटीएज को डाल के देखा, प्रोटीन तोड़वा दे, देखे कहीं प्रोटीन तो जेनेटिक मटेरियल नहीं है, कहीं आपका न्यूक्लिक एसिड तो नहीं है, और कहीं कार्बोहाइड्रेट अदर मटेरियल तो नहीं। तो देखा गया प्रोटीएज को प्रोटीएज डाले और उसके बाद उसको लगाया गया, तब भी मर गया, नहीं प्रोटीन नहीं है, नहीं तो ये खराब कर देता। अब उसके बाद क्या किया, उसके बाद अदर सब्सटेंस को भी देखे, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स डाले, कुछ भी लिपिड लाइपेज डाले। अब उसके बाद क्या है, न्यूक्लियस डाल दिए, यानी न्यूक्लियस में स्पेशली डीएनएज डाले, आरएनएज डाले, तब भी कुछ नहीं हुआ क्योंकि आरएनए था ही नहीं। डीएनएज डाले, डीएनएज ये याद रखना, डीएनएज ऐसे लिखा जाएगा, और एक जो डीएनए के साथ एस लगा दिया जाता है वो डीएनएज, मल्टीपल फॉर्म ऑफ डीएनए, बहुवचन बता रहे हैं। डीएनएज मतलब एज, ए ऐसी, ये एंजाइम की बात है। डीएनएज, इसमें डीएनएज डाले तो ये डीएनए को तोड़ दिया, इस बार लगाया तो मरी नहीं, यानी डीएनए वाज ट्रांसफर या जेनेटिक मटेरियल, इससे प्रूव हुआ। यहाँ तक बहुत कगार तक ये पहुंच गया एक्सपेरिमेंट। उसके बाद हर्षा चेज ने सबका मुंह बंद कर दिया, यानी किसी को बोलने लायक नहीं छोड़ा, अनइक्विवोकल प्रूफ दिया, आगे लिखा होगा अनइक्विवोकल प्रूफ ऑफ डीएनए जेनेटिक मटेरियल हर्षा चेज 1952 ऑन द बैक्टीरियोफेज। उन्होंने बैक्टीरियोफेज उठाया था और उस पर एक्सपेरिमेंट किया। आरएनए जेनेटिक मटेरियल, आरएनए इज, यहाँ पे आरएनए के बाद इज जो है डैश होना चाहिए, स्पेस
TMB HIV DNA केमिकली लेस रिएक्टिव होता है, स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल होता है। DNA जो है क्या होता है, केमिकली भाई रिएक्शन नहीं करेगा, यानी वो स्टेबल है। जाहिर सी बात है, जैसे आप बहुत लड़ाई झगड़ा करते हो तो आप काम के नहीं हो, आप अनस्टेबल हो, आप लेस स्टेबल हो, आपके अंदर मतलब इसी तरह इनवर्स रिलेशन होता है भैया, जो मोर रिएक्टिव लेस स्टेबल, लेस रिएक्टिव मोर है स्टेबल अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री। सो अमंग द टू न्यूक्लिक एसिड द डीएनए इज अ बेटर जेनेटिक मटेरियल। कहा गया कि जेनेटिक इज अ बेटर जेनेटिक मटेरियल, लेकिन कुछ में आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल होता है, जैसे कि बैक्टीरियोफेज, एंटीएमबी एंड एचआईवी। ठीक है, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, क्यों? क्योंकि लेस रिएक्टिव मोर स्टेबल होता है। ठीक है, आरएनए केमिकली रिएक्टिव होता है, इसलिए एक एंजाइम भी है आरएनएज, राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, वो होता है राइबो, उसको छोड़ के बाकी सारे आपके जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं, पढ़ा चुके हैं। क्या है रेप्लिकेशन? व्हाट इज रेप्लिकेशन बताया था। रेप्लिकेशन मतलब डीएनए से आरएनए का बनना। वाटसन एंड क्रिक प्रपोज्ड द स्कीम फॉर रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। डीएनए मॉलिक्यूल वुड बी पैरेलल एंड सिंथेसाइज्ड सेमी कंजर्वेटिवली। एक्सपेरिमेंटल के सेमी कंजर्वेटिवली हो रहा था। एक्सपेरिमेंट फाउंड बाय मैथ्यूस मसलन एंड फ्रैंकलिन स्टाहल इन 1950 यूजिंग नाइट्रोजन 15 heavy isotope of nitrogen. Very similar experiment involving radioactive thymidine was performed by विंसिया फेबा में भी किया था, ये याद रखना, टायलर ने किया था एंड हिज कलीग्स 1958 में विंसिया फेबा पे। ये पूछा जा चुका है, बताइए कि विंसिया फेबा पे एक्सपेरिमेंट किसने किया? एक्टिव पैसिव में क्वेश्चन पूछते हैं यार, पूछ लिया इस बार साइंटिस्ट, उस बार पूछ लेगा किस पे किया, तो इसमें विंसिया फेबा क्या थी? रेडियोएक्टिव थायमिडीन थी, याद रखना। इकोलाई हैज अ 4.6 अभी बताया था बेस पेयर होती है, जबकि ह्यूमन के डिप्लॉयड कंटेंट में 6.6 यानी हैप्लॉयड में 3.3 इंटू 10⁻⁴ और ये रेप्लिकेशन 18 मिनट में होता है, शायद अब डेटा बदल दिया गया है। एवरेज रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन हैज अप्रोक्सीमेटली 2000 बेस पेयर पर सेकंड। एक सेकंड में 2000 बेस पेयर का पॉलीमराइजेशन होता है। एनी मिस्टेक ड्यूरिंग रेप्लिकेशन विल रिजल्ट इन म्यूटेशन। कहते हैं जैसे घर बनाते समय थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो हो सकता है घर अच्छे से ना बने, उसी प्रकार कोई भी मिस्टेक अगर हो गई तो म्यूटेशन हो जाता है, यानी सडन चेंज तो नहीं, बहुत धीरे धीरे चेंज होकर पूरा जो है म्यूटेशन हो जाता है। एनर्जेटिकली रेप्लिकेशन इज वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस, कह रहा है खर्चीला प्रोसेस है, क्योंकि डीऑक्सीराइबो ट्राइफॉस्फेट सो डुअल एट पर्पस एट सबस्ट्रेट एनर्जी सोर्स। देखो एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, उसी तरह डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक ट्राइफॉस्फेट की बात करें जीटीपी, ये सबस्ट्रेट की तरफ ही काम करेगा, एनर्जी सोर्स की तरफ काम करेगा। रेप्लिकेशन अगर रेप्लिकेशन फॉर्म बाय डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज व्हिच कैटलाइजेस द पॉलीमराइजेशन डायरेक्शन 5' to 3 डायरेक्शन पे कैटलाइज करता है। कंसीक्वेंटली उसी घटना चक्र में अनदर स्ट्रैंड जो 3' to 5' पोलैरिटी पे करता है एंड रेप्लिकेशन कंटीन्यूअस कहलाता है। 3' to 5 कंटीन्यूअस, अबे ऐसे बना है 22 शेप में, एनसीईआरटी में लीव देख लो। ठीक है, 3' to 5' अगर यहाँ से उठाते हो ये कैसा है कंटीन्यूअसली, अगर 5' to 3' चलते हो तो ये आपका डिसकंटीन्यूअस, वैसे ये पूरा बना हुआ है आपका। दिस इज कॉल्ड योर रेप्लिकेशन फॉर्म एंड ये सेमी कंजर्वेटिवली इस पूरे प्रोसेस कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एंड दिस इज 3' to 5' continuous and 5' to 3 discontinuous। बस खत्म। Discontinuous sense fragment called Okazaki segment and later joined by the DNA ligase। मैंने बताया था एक प्रकार की ग्लू आपको पढ़ाऊंगा एमबीआई और आपके बायोटेक में, दैट इज कॉल्ड डीएनए लाइगेज। कुछ भी तोड़ने को जोड़ने का काम करता है डीएनए लाइगेज। आपके पास भी अगर लाइगेज होता तो आप दिल जोड़ लेते हैं। ट्रांसक्रिप्शन छोड़ो, इन ट्रांसक्रिप्शन ओनली अ सेगमेंट ऑफ डीएनए एंड वन ऑफ द स्ट्रैंड इज कॉपीड इनटू आरएनए। कह रहा है ट्रांसक्रिप्शन में सेगमेंट ऑफ डीएनए जो है, अबे मैंने बताया था ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, लिख देता हूं भाई। डीएनए इसका ट्रांसक्रिप्शन हुआ, इक्विलिब्रियम का साइन लगो, दोनों तरफ हो सकता है। ट्रांसक्रिप्शन अगर हुआ तो डीएनए से आरएनए बना, ठीक है, ये ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। अगर आरएनए से ये वाली एरो के अंदर देखो आरएनए से डीएनए, दैट इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। A lot of enzyme is responsible for occurring this thing, but reverse transcriptase मेजर एंजाइम है जो आरएनए से डीएनए को बनवाएगा। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो आपके चाहे वायरस वगैरह फॉलो करते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। और आरएनए से यहाँ आरएनए से बताया था प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन। बचपन में पढ़ते हो तो ट्रांसलेशन वाला नहीं, यहाँ ट्रांसलेशन प्रोटीन बनने को कहते हैं। And transcription unit DNA is defined primarily in the 3 region। डीएनए में प्रमोटर होगा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में। जब ट्रांसक्रिप्शन आप करवाएंगे तो डीएनए के अंदर 3 यूनिट दिखेगी आपको, एक प्रमोटर, एक स्ट्रक्चरल जीन, एक टर्मिनेटर। टर्मिनेटर जो है काम को रोक देगा, खत्म तो बन गया।
सिस्ट्रॉन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, कह रहा सिस्ट्रॉन एक सेगमेंट होता है डीएनए का कोडिंग फॉर पॉलीपेप्टाइड, द स्ट्रक्चरल जीन इन द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कुड बी मोनोसिस्ट्रोनिक। मोस्टली यूकैरियोटिक में जो होता है वो मोनोसिस्ट्रोनिक होता है, याद रखना, बहुत फंसाएगा सवाल तुम्हें, कहेंगे मोनोसिस्ट्रोनिक तो आपको लगेगा यार मोनो मतलब सिंगल इन झंड टाइप का है जी, तो मोनो प्रो में पाए जाने चाहिए, नहीं, एक सिस्ट्रॉन वाला सेगमेंट वाला आपके यूकैरियोटिक में पॉलीसिस्ट्रोनिक पाया जाएगा, प्रोकैरियोट में लिखा हो प्रो। आरएनए पॉलीमरेज आल्सो कैटलाइज पॉलीमराइजेशन ओनली वन डायरेक्शन, 5 to 5 से 3 डायरेक्शन पे करता है आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज 3 to 5, प्रमोटर लोकेटेड टुवर्ड 5 डायरेक्शन अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम इसी से करेंगे। प्रमोटर जो है 5 डैश अपर स्ट्रीम पे होगा, भी डायग्राम बनाऊंगा दिखा दो। टर्मिनेटर जो है 3 डैश पर लगा होता है, डाउन स्ट्रीम डिफाइंस द एंड एंड ऑफ, एक बार खूब पूरा कर देते हैं आपको, हम तो बक बक देते हैं क्योंकि आगे पीछे का याद रहता है और आप सोचते हो आधी लाइन दिखाते हो। प्रमोटर लोकेटेड 5 डैश इन अप स्ट्रीम, ठीक है बच्चा, और 3 डैश इन डाउन स्ट्रीम एंड इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। यूकैरियोट स्प्लिट जीन फाउंड इन द ट्रांसक्राइब आरएनए having both exon and intron called hnRNA, heteronuclear RNA, heterogeneous RNA which form mature messenger RNA by processing including splicing, capping and tailing। अभी पढ़ेंगे आप, स्प्लाइसिंग से काट के निकाल दिया जाता है किसे, यहाँ पे इंट्रॉन काम का नहीं है, ठीक है, और कैपिंग करके 5 मेथिल पे कैपिंग करते हैं, टेलिंग तो अभी सब पढ़ेंगे, स्प्लाइसिंग, कैपिंग और टेलिंग क्या होती, यानी हमें 2 चीजें हैं हेटेरो hnRNA में, एक काम की चीज है, एक खराब है, तो खराब वाली चीज को हमें निकालना है, तो उसी प्रोसेस को कहते हैं भैया काट के निकालने, स्प्लाइसिंग, कुछ जोड़ेंगे कैपिंग करेंगे और उसके कुछ टेल में जोड़ेंगे, वो टेलिंग कहलाएगी। मोटा मोटा मतलब समझे, आओ ये देख लो 3 डैश to 5 डैश एंड यहाँ पे ये प्रमोटर रीजन दैट इज कॉल्ड टर्मिनेटर रीजन, जहां प्रमोटर लगा उधर से देखेंगे ये आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड, और जो 5 डैश to 3 डैश है वो कोडिंग स्ट्रैंड, बट अनफॉर्चुनेटली इट डज नॉट कोड एनीथिंग, कुछ भी कोड नहीं करता, नाम कोडिंग पड़ा है। स्ट्रक्चरल जीन टेम्पलेट स्ट्रैंड 3 to 5 डैश, ये प्रमोटर रीजन है, ये आपका टर्मिनेटर रीजन है, याद रखिए। रिमूव्ड ऑफ इंट्रॉन, देखो बताया था मैं इंट्रॉन निकलवाऊंगा, स्प्लाइसिंग कहलाएगा। इन यूकैरियोट 3 टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज पाए जाते हैं, कौन कौन से यूकैरियोट, 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज हैं, बहुत बार पूछा गया, नाम से पूछा जाता है, तो याद रखना ये यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का दूसरा नाम आरएनए, आरआरएनए कहते हैं राइबोसोमल 5.8 18 28 5.8 18 28, और सेकंड वाला एचएनआरएनए हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए, और थर्ड वाला टीआरएनए 5SRRNA और SNRNA। HMT RHMT की पहले HMT घड़ी आया करती, कैसी, हिंदुस्तान मशीनरी टूल, क्या हिंदुस्तान मशीनरी टूल बड़ी एक्सपेंसिव होती थी और लोग अच्छे लोग पहनते थे, मतलब शौकिया लोग, ठीक है। हिंदुस्तान मशीनरी टूल तो याद रखना वही RHMT याद रखना तुम, RHMT, अब HM से M से कुछ होता नहीं तो HN होगा, R से RRNA यानी फर्स्ट वाला, यहाँ सेकंड लगा दो या थर्ड लगा दो, और इसी तरह HMT लिख देना RHMT, तो फर्स्ट वाला RRNA 5.8 18 28, और सेकंड वाला HNRNA हेटेरोन्यूक्लियर प्रिकर्सर ऑफ मैसेंजर RNA क्या होता है, HNRNA होता है, और थर्ड वाले में देखो T पड़ रहा है तो T फॉर TRNA और 5SRRNA SNRNA, ये हो जाएगा। तो इसी तरह याद रखना RHMT, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड में तुम्हें सीधा अगर मान लो कहा कि आंख बंद करके थर्ड वाला तो RHN, तो HN वाला आएगा, T आएगा तो थर्ड वाले के अंदर, तो इसे कोई भी पूछ सकता है आपको। एडाप्टर मॉलिक्यूल दैट इज RNA। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए इज कॉल्ड क्लोवर लीफ। कैसा होता है, क्लोवर लीफ होता है। एक्चुअल स्ट्रक्चर आरएनए का इन्वर्टेड एल होता है, उल्टा एल के आकार का होता है, और एक्चुअल स्ट्रक्चर क्लोवर लीफ। टीआरएनए इज कॉल्ड सॉल्युबल आरएनए, सबसे सॉल्युबल। जेनेटिक कोड व्हाट 64 जेनेटिक कोड, जिसमें 61 कोड करते हैं अमीनो एसिड को। 3 कोडान जो है वो नॉनसेंस कोडान होते हैं, बेकार कोडान होता है, टर्मिनेटर कोडान होते हैं, उनका काम सिर्फ रोकना होता है। अब कौन कौन से कोडान होते हैं, कोडान के बारे में थोड़ा हिस्ट्री पढ़ते हैं। जॉर्ज गेमाउ नाम के एक फिजिसिस्ट साइंटिस्ट थे, जॉर्ज गेमाउ, who argued that 3 are since there are only 4 bases adenine guanine thymine cytosine, अगर डीएनए है तो यूरासिल है, नहीं तो थायमिन है, तो 4 ही बेस पेयर हैं जो क्या करते हैं 20 अमीनो एसिड को कोड करते हैं। बताया था कि 20 अमीनो एसिड पार्टिसिपेट प्रोटीन सिंथेसिस। प्री परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा दिया 43 4 × 4 × 4 64 4 4 16 4 64, तो इस तरह से 64 कोडान जनरेट हुए। हर गोविंद खुराना सिंथेसिस आरएनए मॉलिक्यूल विच डिफाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ द बेसिस पॉलीमर। अब मार्शल नाइरेनबर्ग जो सेल फ्री सिस्टम में प्रोटीन ओवेसिकोव सिवरेओको एंजाइम पॉलीमरेज आल्सो हेल्पफुल इन पॉलीमराइजिंग आरएनए। छोड़ दो, तुम पढ़ लेना एक बार, लाइन ऐसे कुछ समझाने लायक नहीं, बस वैसे। सेलिन फीचर जेनेटिक कोड का क्या होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट। जेनेटिक कोड कैसा होता है, ट्रिपलेट होता है,
ट्रिपलेट होगा, यानी ATGC ACT ऐसे लिखा होगा, तीन कोड, तो ट्रिपलेट होगा। थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। और 61 कोड फॉर, देखो लिखा होगा क्या, कोडान इज ट्रिपलेट 61 कोडान कोड फॉर अमीनो एसिड। 3 कोडान जो है किसी को कोड नहीं करते, स्टॉप कोडान कहते हैं, नॉनसेंस कोडान कहते हैं और टर्मिनेटर कोडान कहते हैं। अभी आगे लिख देंगे। सब अमीनो एसिड कोडेड बाय मोर देन 1 कोडान। कुछ प्रोटीन एक से ज्यादा कोडान से कोड की जाती हैं, इसीलिए कोडान क्या है, डीजनरेट है। अब पूछेगा द प्रॉपर्टी ऑफ द कोडान इज डीजनरेट, व्हाई? आंसर जाएगा कि वन सिंस सम अमीनो एसिड इज कोडेड बाय मोर देन 1 कोडान, इसलिए कोड जो है डीजनरेट है। कोडान इज रीड इन मैसेंजर इन कंटिन्यूअस फैशन, लगातार पढ़े जाएंगे। इसी तरह इसीलिए कहते हैं कि नो पंक्चुएशन, इसमें कोई पंक्चुएशन नहीं, कॉमा और वो नहीं लगा। द कोड इज नियरली यूनिवर्सल, लगभग यूनिवर्सल है। जैसे कि बैक्टीरिया से ह्यूमन का केस, यानी मोस्ट झन से मोस्ट कॉम्प्लेक्स, यानी यू से प्रो से यूकैरियोटिक की बात करो तो यू फेलिन एलानाइन को ही कोड करता है। देखो लिखा है। और सम एक्सेप्शन ऑफ दिस रूल है, माइटोकॉन्ड्रिया कोडान को छोड़ दिया जाए, प्रोटोजोवन को छोड़ दिया जाए तो इस एक्सेप्शन है, नहीं बाकी यूनिवर्सली यू यानी यू ट्रिपलेट कोडान हुआ। और ये फेरिल एलानाइन को ही कोड करता है बैक्टीरिया से लेकर ह्यूमन तक में। आओ जी, इनिशिएटर कोडान स्टार्टर कोडान डुअल फंक्शन काम करता है। एक तो इनिशिएटर कराएगा और जहां पे प्रोटीन की सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करेगा। डुअल फंक्शन कोड फॉर मेथियोनिन नाम के प्रोटीन को कोड कराएगा। इनिशिएटर कोडान होता है, स्टार्टर कोडान होता है, नाम लिखा रहता है, अभी लिखा होगा। आल्सो इट इज इनिशिएटर या स्टार्टर कोडान, ठीक है। अब 3 जो मैंने बताया था 64 में 61 तो ये हो गए, इनका फंक्शन है। अब 3 का क्या फंक्शन है, तो 3 कौन कौन से हैं अभी वहां बाद में देखना तुम। उआ UUA, उआ उआग उगा, ऐसे याद करो। उआ UAA होगा, फिर उआ उआग उगा, ठीक है। ये कोड करता है किसको, ये क्या है, उआ उआग उगा। ये सब तीनों हैं क्या, पहली बात तो ये स्टाफ कोडान है, कोई कोड नहीं करेंगे, रोकेंगे, स्टाफ कोडान है। इन्हें टर्मिनेटर कोडान कहते हैं क्योंकि रिएक्शन को टर्मिनेट कर देते हैं। टर्मिनेटर कोडान, स्टाफ कोडान, और कोई सेंस नहीं है इसलिए नॉन सेंस कोडान है। नॉन सेंस यानी प्रोटीन नहीं बना उसके सेंस पे काम का है। स्टाफ कोडान, टर्मिनेटर कोडान, नॉनसेंस कोडान, इसका 3 नाम बता दिया, हुआ। और इसको और एक नाम से जानते हैं, तीनों को अलग अलग अपने पर्टिकुलर नाम से जानते हैं। हुआ इसी सीक्वेंस में याद रखना, ओकरे अंबर ओपल, क्या ओकरे अंबर ओपल, ठीक, ओकरे अंबर ओपल। आओ देखो जरा, कहाँ गया तुम्हारा हुआ UAA है क्या, ये देखो UAA है हुआ, ये है उआग, ये है उगा। ये स्टॉप कोडान है, टर्मिनेटर कोडान, देखो यहाँ पे लिखा है स्टॉप टर्मिनेटर, यानी स्टॉप कोडान कहो, टर्मिनेटर कोडान कहो, नॉनसेंस कोडान कहो। और इसका नाम ओकरे है, इसका नाम अंबर है, इसका नाम ओपल है, ठीक। फ्रॉम द बैक्टीरिया ह्यूमन यू कोड करता, फिर इससे बताया सब। आओ जी डुअल फंक्शन, आगे बढ़ जाओ बच्चा। ट्रांसलेशन मतलब प्रोटीन की सिंथेसिस। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन रिक्वायर द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड टू द पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। कह रहा है कि वैसा भैया में चाहिए जो न्यूक्लियोटाइड की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को वहां तक पहुंचाए, प्रोटीन की सिंथेसिस कराए। प्रोसेस पॉलीमराइजेशन अमीनो एसिड टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड बताया था। पॉलीमराइजेशन अमीनो एसिड ये जो मोनोमर एंड प्रोटीन जो पॉलीमर, इसी का पॉलीमराइजेशन करके हम पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड अमीनो एसिड। इन द फर्स्ट फेज ऑफ अमीनो एसिड एक्टिवेटेड लिंक टू ट्रांसफर एंड कैलिकर चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। जैसे पहला काम क्या होगा, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए का। सबसे पूछता है कि स्टेप पूछता है, इसमें घुस जाओगे बच्चा तुम। चार्जिंग ऑफ टीआरएनए इज द फर्स्ट प्रोसेस, फर्स्ट स्टेप। चार्जिंग ऑफ टीआरएनए फर्स्ट प्रोसेस है। सेलुलर फैक्ट्री, उसके बाद आ जाओ एसिटाइलेशन ऑफ टीआरएनए होता है। फिर उसके बाद सेलुलर फैक्ट्री जो सिंथेसिस प्रोटीन का राइबोसोम। राइबोसोम में रफ आरएनए जो पाई जाती है, राइबोसोमल आरएनए, वो प्रोटीन की सिंथेसिस करने उसी फैक्ट्री का। राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ आरएनए 80 डिफरेंट अबाउट 80 डिफरेंट प्रोटीन को बनवाता है, ठीक है। राइबोसोम एक कैटलिस्ट 23 एसआर आरएनए इन बैक्टीरिया पॉलीएंजाइम को आपका राइबोजाइम बताया था भी कि राइबोसोम आल्सो कैटलिस्ट की तरह काम करता है। 23rd एसआर आरएनए, ये याद रखना, राइबोजाइम के लिए बात चल रही है और वो भी प्रोकैरियोट यानी बैक्टीरिया में। 23rd एसआर आरएनए 5.8 18 28 वो RHMT आरएनए किसका था, यूकैरियोटिक का था, कंफ्यूज मत हो जाना। मैसेंजर एंड सीक्वेंस ट्रांसलेशन UTR अनट्रांसलेटेड रीजन 5' in and present at both 5' in and 3' in, यानी UTR अनट्रांसलेटेड रीजन, इसका फुल फॉर्म है UTR का, अनट्रांसलेटेड रीजन, दोनों रीजन पाया जाएगा। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, देखो थोड़ा सा टॉपिक बचा है, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन
फिर उसके बाद आप पढ़ेंगे इसमें ये है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, और फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है। आ जाता है जीपी और डीएनए फिंगरप्रिंट पढ़ते हैं। लाइक उपरान है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन यूकैरियोट में रेगुलेशन होता है 4 लेवल पे, ट्रांसक्रिप्शन लेवल, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्ट अब मैसेंजर आरएनए, ट्रांसलेशन लेवल। तो आइए पढ़ते हैं कौन सा लेवल हम देखेंगे। अब आपका लाइक उपरान एक मॉडल है जो लाइक वर्ड स्टार्ट आया और लाइक वर्ड मतलब लैक्टोज से। सर्च अरेंजमेंट वेरी कम बैक्टीरिया में प्रोकैरियोटिक देखेंगे। लाइकोपरान में रेगुलेटरी जीन है आई जीन, कोड करता है रिप्रेसर को, एंड 3 स्ट्रक्चरल जीन है जया ZYA। एक रेगुलेटरी आई जीन है, जबकि आई मतलब इंड्यूसर नहीं इनहिबिटर है। आई मतलब इंड्यूसर नहीं इनहिबिटर, अभी पढ़ाएंगे लिखा होगा नीचे। और मतलब इसके पास एक आई जीन है और 3 स्ट्रक्चरल जीन है। 3 स्ट्रक्चरल जीन कौन है याद रखना, जया लड़की का नाम है भाई, लड़की का नाम है भाई, जया लड़की नाम होता है। यहाँ पर ZYA जीन है, ZY और A का है नोमेनक्लेचर कीजिए, हालत खराब करो भाई। ZYA स्मॉल से लिखो, Z कोड फॉर बीटा गैलेक्टोसाइड। हाँ तो जया को क्या करवाया गया, जया बेचारी कई सालों से नीट की तैयारी कर रहे हैं, उनका नीट निकल नहीं रहा था, डॉक्टर MBBS बनने का सपना छूटा रहा। घर वाले कह रहे अब शादी करा देंगे, बहुत हो गए नीट की तैयारी। कहें अब क्या करोगे, कहें अब क्या करना है, हमें BPT करना है। क्या करना है, BPT बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी कोर्स होता है यार। तो BPT यानी बीटा, तो जेड जीन कोड करेगा बीटा परमियस को, वाई किसको करेगा P से परमियस को, और ए वाला T से, यानी BPT याद रखना, BPT लिख दिया आगे। तो भूल गया यार कि हमें कौन सा जेड कौन सा वाई, अरे कोई दिक्कत नहीं, ZY जाया। ट्रिक और आंसर दोनों बता रहा हूँ भाई, ऐसा नहीं कि ट्रिक को रटने के लिए और आंसर को रटने के लिए दो चीज रट रहे हैं भाई। ट्रिक में ही आंसर है। जया क्या कर रहे हैं, BPT कर रहे हैं। नहीं जेड कोड फॉर बीटा, देखो लिखा है क्या तुम्हारा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज लिखा है, जेड वाई परमिएज लिखा है क्या, वाई जीन फॉर परमिएज लिखा है, ए फॉर ट्रांस अमाइनो एसिटाइलेशन लिखा है क्या, ट्रांस एसिटाइलेशन। लो BPT यानी बीटा, आपका बीटा गैलेक्टोसाइड परमिएज ट्रांस एसिटाइलेज खत्म हो गया। इसी की दिखाई गई है, बीटा परमिएज के साथ रिप्रेसर बाइंड करा ऑपरेटर जीन के साथ और प्रिवेंट करेगा RNA पॉलीमरेज को ट्रांसक्राइबिंग से, ठीक है। और ये पिप याद रखना, पिप ओ ZYA 3 आपके वो हैं ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ देखो लिखा है बीटा गैलेक्टोसाइडेज परमिएज ट्रांस एसिटाइलेज। अब आपको पता है इसमें कौन कौन सा ऊपर क्या होगा, बीटा जेड, BPT सीधा है तो ZY और यहाँ पे होगा A। देख लो क्या लिखा है ZYA, ये लिखो Z, ये Y, ये A। आंखें खोल के रखा करो, हमेशा सब कुछ लिखा होता है। आ जाओ बच्चा, all the 3 gene product in lycopran are metabolism of lactose is substrate and regulates switching on off lactose, hence inducer as inducer regulation of lycopran referred to as negative regulation। lycopran अंडर कंट्रोल पॉजिटिव रेगुलेशन के अंदर होता है, जबकि lycopran का रिप्रेशन नेगेटिव रेगुलेशन। पूरा lycopran का पूरा कंप्लीट प्रोसेस पूछेगा तो एक प्रकार का नेगेटिव पॉजिटिव फीडबैक है। HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट याद करो 1990 से कब तक चला, 13 साल का मेगा प्रोजेक्ट था। देखो HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कुछ फैक्ट याद है, फैक्ट एंड डेटा आ जाते हैं, आइए पढ़ते हैं। मेगा प्रोजेक्ट है, 13 साल का प्रोजेक्ट है। HGP 2003 में कंप्लीट हुआ और इसने 2006 तक सीक्वेंसिंग पहली क्रोमोसोम की बहुत लंबे समय तक हुई, यानी कंप्लीट हुई मई 2000। सोचो साला 2006 कि मई तक फर्स्ट क्रोमोसोम पर चले। बेस पेयरिंग ह्यूमन का जीनोम के कितने बेस पेयर होते हैं, 3164.7 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, याद रखना। क्रोमोसोम फर्स्ट है मोस्ट जीन, यार मास्ट जीन लिखा है, सबसे ज्यादा क्रोमोसोम फर्स्ट पे ज्यादा जीन होते हैं। मोस्ट जीन किस पे होते हैं, मोस्ट जीन सबसे बड़ा पहला क्रोमोसोम कितना, 29 सीधा छपेगा सवाल। मोस्ट की फीवेस्ट, तो आंसर होता है ना मोस्ट कितना, 29 वाई सबसे फीवेस्ट कितना, फीवर 231। लेस देन 2% जीनोम कोड करते हैं प्रोटीन के लिए। टोटल नंबर ऑफ जीन कितने हैं, 3000 हैं, 30,000 हैं, सॉरी 30,000 हैं। एवरेज जीन कंसिस्ट ऑफ 3000 बेस, ये था 30। लार्जेस्ट ह्यूमन जीन डिस्ट्रोफिन कहते हैं, क्या कहते हैं डिस्ट्रोफिन, 2.4 मिलियन बेस से मिलकर बना होगा। ऑलमोस्ट 99% न्यूक्लियोटाइड बेस सिमिलर इन ऑल, सभी में 99.99% या 0.1% हम लोग डिफर करते हैं। सोचो तब भी तुम्हारा फिंगरप्रिंट और बहुत सारी चीजें मैच नहीं करती। रिपीटेड सीक्वेंस मेकअप ऑफ वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीन, देयर आर 1.4 मिलियन लोकेशन बॉडी में, अंदर 1.4 मिलियन ऐसी लोकेशन जहां वेयर सिंगल बेस DNA डिफर, जिसे स्निप्स कहते हैं, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, मतलब ये अलग अलग वरी करेगा ह्यूमन में। मेनी ऑफ नॉन ह्यूमन मॉडल, जो ह्यूमन के अलावा ऑर्गेनिज्म, जैसे बैक्टीरिया, ईस्ट, सेनोरोप्टेस एलिगेंस, एक प्रकार का क्या है नॉन पैथोजेनिक नेमाटोड है। आपको पूछ लेगा कि आपको पता है
एस्केलमेंथीस नेमाटोड होते हैं और वो पैरासिटिक होते हैं, बोथ प्लांट एंड एनिमल किंगडम में पढ़ा था। कहेगा नॉन पैथोजेनिक नेमाटोड बताओ, ना प्लांट ना, तुम लगेगा यार एनिमल किंगडम में पढ़े नहीं। अब एमबीआई में लिखा है देखो लिखा है सिनोरैप्टिस एलिगेंस, क्या सिनोरैप्टिस एलिगेंस, एनीथिंग यू कैन प्रोनाउंसिएट, बस याद होना चाहिए। ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई प्लांट राइस एंड राइस में 2 अरेबिडोप्सिस ये जो है सीक्वेंस किए गए थे अदर नॉन ह्यूमन मॉडल के अलावा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसने दिया था? एलेक्स जेफरी, नहीं लिखा क्या, लिख लेना यार एलेक्स जेफरी। डीएनए प्रिंटिंग इन्वॉल्व आइडेंटिफाई डिफरेंसेस इन डीएनए, मिलियन सब सीक्वेंस पाए जाते हैं जिसे VNTR वेरिएबल नंबर टेंडन रिपीट कहते हैं। टेक्निक ऑफ डीएनए, हाँ लिखा है एलेक्स जेफरी। स्टेप डीएनए आइसोलेशन करो, निकालो पहले बाहर, आइसोलेट करो, फिर डाइजेशन करो डीएनए का। आरी से रिस्ट्रेंशन इंडोन्यूक्लियस एक प्रकार की कैंची है, एक प्रकार की सीजर है, मॉलिक्यूलर सीजर है, बहुत अच्छे से जेनेटिक में पढ़ाएंगे, वो बायोटेक में पढ़ाएंगे। सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट को करो, इलेक्ट्रोफोरेसिस से अलग करो, फिर उसको ट्रांसफर करो ब्लॉटिंग साधन टेस्ट के लिए, और डीएनए फ्रेगमेंट का जो सिंथेटिक मेम्ब्रेन जिसे नाइट्रोसेल्यूलोज से नायलॉन की बनी होगी उसमें ट्रांसफर किए, फिर हाइब्रिडाइजेशन करते हैं VNTR प्रोब से, और फिर डिटेक्शन करते हैं फ्रेगमेंट को ऑटो रेडियोग्राफी से, ये प्रोसेस होता है। साइज ऑफ VNTR एराइजेस वरीज, मतलब साइज VNTR का वेरिएबल नंबर टेंडन रिपीट की होती है 0.1 से 20 KB किलोबाइट, हाँ फंसा देगा MB मेगाबाइट, गीगाबाइट, KB किलोबाइट, 0.1 से 20 KB से छोटी यूनिट हुई ना। और कहता है पोस्चर, अब एवोल्यूशन पे आ गए, ठीक, तो शायद ही कुछ काम की चीज छोटी हो, काम की छूटा तो एंजाइटिस होगा यार, इतना सारी चीज़ें लिखी हुई है, सबको इतना 1 घंटे के अंदर पॉसिबल नहीं होता। फिर भी मैंने बहुत अच्छे से कोशिश की कि जो जो एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट काम का है वो आपको एकदम पोस्टमार्टम कर ही दूँ, खोल दूँ, एनसीईआरटी की लाइन से अब आपको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िए, चैप्टर पूरा एनसीईआरटी से रीड आउट करिए, बहुत सारी चीज़ें मक्खन हो गई हैं, ठीक है। अगर आपने पढ़ा होगा पूरा एनसीईआरटी को साथ साथ में पढ़ा करो। अब कल मिलते हैं इसके पेपर के साथ, जो भी डाउट होगा वो पेपर में भी क्लियर हो जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, एनसीईआरटी को पोस्टमार्टम करेंगे, ठीक है। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। मिलते कल 100 क्वेश्चन के साथ टेस्ट सीरीज में।